इस कहानी की शुरुआत में हमें एलिस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बड़े बड़े जहाज लेकर पानी के रास्ते से जापान जा रही थी। दरअसल एलिस को बिजनेस करते हुए आगे बढ़ना था और वो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी। उसने कई समय तक जापान में अपने प्रोडक्ट्स बेचे और बिजनेस किया और अब यहाँ 3 साल पूरे होने के बाद एलिस वापस से अपने घर लौट रही होती है। लेकिन अचानक बीच रास्ते में ही कई सारे पायरेट्स की नाव उन्हें घेर लेती है, यानी कि वो सभी लोग एलिस की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें पूरी तरीके से लूटने के लिए। एलिस इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गई और उसने अपने सभी साथियों को चौकन्ना कर दिया। वो तो जल्द से जल्द एक शॉर्टकट अपनाती है और अपने बोट को उस रास्ते की तरफ मोड़ लेती है। बहुत ही कम समय में एलिस ने अपना दिमाग लगाते हुए उन सारे पायरेट्स की बोट को पीछे छोड़ दिया था और अब वो सही सलामत अपने शिप के साथ लंदन वापस आ जाती है, जहाँ उसकी मदर एलिस से 3 साल बाद मिल रही थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है अपनी बेटी को सही सलामत देखकर। अब यहाँ एलिस जल्द से जल्द चली गई थी अपनी मदर के साथ घर पर। अब यहाँ एलिस की मदर कहती हैं कि लॉर्ड बेकेट जिसके लिए तुम काम किया करती थी उनकी कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है। उनका तो एक बेटा होता है जिसका नाम हेक्टर था और उन्होंने तो अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी होती है। एलिस को तो पता होता है कि हेक्टर कौन है, क्योंकि कुछ समय पहले हेक्टर एलिस से शादी करना चाहता था, लेकिन एलिस ने उसे तुरंत ही मना कर दिया। जिसके बाद हमें शाम का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एलिस की मदर उसे हेक्टर के महल में लेकर आ गई होती है। रिसेंटली एलिस को पता चला था कि हेक्टर की तो शादी हो गई और वो इसी खुशी में बहुत ही बड़ा फंक्शन रख रहा है जिसके अंदर सारे राज्यों के राजा आए हुए हैं। एलिस तो अब हेक्टर से कहती है कि मैं अपने अगले सफर पर जल्द से जल्द निकलना चाहती हूँ, लेकिन हेक्टर पता नहीं क्यों एलिस को ये परमिशन दे ही नहीं रहा था। तब जाकर एलिस कहती है कि तुम्हारे फादर ने इस कंपनी में मेरे लिए 10% के शेयर रखे थे, लेकिन यहाँ पर हेक्टर बताता है कि कुछ समय पहले ही तुम्हारी मदर ने घर के बदले वो शेयर्स बेच दिए होते हैं, यानी कि अब तुम्हारा इस कंपनी में कोई भी हिस्सा नहीं। एलिस तो हेक्टर से वो शिप मांग रही थी जिससे कि वो अपने अगले सफर पर जा सके, पर हेक्टर कहता है कि मेरे फादर ने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी है तो उसके अंदर वो बोट भी आती है, इसीलिए मैं वो बोट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकता। एलिस को तो इस बात से बहुत ही बुरा लगता है और वो साइड में जाकर रोने भी लग जाती है, क्योंकि उसकी कंपनी की शेयर्स भी खत्म हो गए और उसके पास कोई बड़ी सी शिप भी नहीं है जिससे कि वो अपने आगे का सफर तय कर सके। तभी एलिस के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई आ जाती है। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो बटरफ्लाई कुछ न कुछ एलिस को बताना चाहती है, इसीलिए वो बार बार उसके सामने उड़कर कहीं दूसरी तरफ जा रही थी जिससे कि वो पीछे पीछे आए। एलिस को जब कुछ अलग लगने लगा तो वो बटरफ्लाई का पीछा करते हुए एक दूसरे चैम्बर में चली गई थी। अब अचानक वो बटरफ्लाई सामने मौजूद एक मिरर के अंदर चली गई और चौंकाने वाली बात ये थी कि वो बटरफ्लाई मिरर के अंदर चली गई जैसे कि मिरर के उस तरफ दूसरी दुनिया मौजूद हो। एलिस भी ये देखकर एकदम दंग रह जाती है और अब वो भी धीरे धीरे अपने हाथों को मिरर के अंदर डालने लगी। एलिस को तो पता चल चुका था कि ये रास्ता वंडरलैंड लेकर जाता है, जो कि एक अलग ही दुनिया थी। चारों तरफ का एनवायरनमेंट एकदम से चेंज हो गया होता है जिससे कि कोई जादू हो रहा हो। अब यहाँ अचानक वो बटरफ्लाई सामने आकर कहने लगती है कि तुम्हें आने में काफी ज्यादा देर हो गई, लेकिन अब तुम्हें वंडरलैंड में जल्द से जल्द जाना होगा क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत है। एलिस तो अब तुरंत ही पीछे वाला दरवाजा ओपन करके दूसरी तरफ चली गई थी। हालांकि वो कुछ समय बाद थोड़ी सी बेहोश हो जाती है, लेकिन एलिस को पता चल चुका था कि वो वंडरलैंड में पहुंच चुकी है। वहाँ पर तो एलिस के काफी सारे दोस्त मौजूद थे जो एलिस के वापस आने की खुशी में उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। यहाँ व्हाइट क्वीन और कई सारे दोस्तों ने एलिस को ये बता दिया था कि हेक्टर बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है। वो ना तो अपने घर से बाहर निकलता है और ना ही किसी से बातें करता है, इसीलिए उसे संभालना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। दरअसल बात ये होती है कि हेक्टर नाम का एक जोकर अपने दोस्तों के साथ रास्ते में जा रहा था। तभी हेक्टर को वहाँ पर एक छोटा सा हैट मिलता है जो कि उसे याद दिला रहा था अपने फादर और मदर का, क्योंकि कई साल पहले हेक्टर के पूरे फैमिली वालों को डेवर वॉकी नाम की एक खतरनाक शैतान ने जान से मार दिया होता है। और तब से ही हेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता था उन सभी दुश्मनों के ऊपर और वो उनसे एक दिन बदला जरूर लेगा। लेकिन इन सारी चीजों ने हेक्टर को काफी ज्यादा डिप्रेशन में डाल दिया, इसीलिए वो किसी से नहीं मिलता। पर अब ये सारी बातें पता चलने के बाद एलिस तो चली जाती है हेक्टर के घर पर उससे मिलने के लिए। हेक्टर जब इतने दिनों बाद एलिस को देखता है तो वो उसके गले लग जाता है और काफी खुश रहता है। एलिस तो हेक्टर को समझा रही थी कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, तुम इस तरीके से घर में नहीं बैठ सकते। तब जाकर हेक्टर एलिस को एक सच्चाई बताता है कि तुम्हें पता है कि मेरे मॉम एंड डैड अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि ये उन्हीं द्वारा बनाई गई हैट होती है जो वो अपने पास रखा करते थे। यहाँ एलिस को लग रहा था कि जरूर हेक्टर को कोई सदमा लगा है और वो बहुत सारे अजीब तरीके के विजन्स भी देख रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले उसी ने बताया था कि उसके मॉम एंड डैड दुर्घटना में मारे गए हैं।
लेकिन फिर भी हैटर को उम्मीद थी कि उसके फैमिली वाले अभी जिंदा हैं। हैटर को सिर्फ एक बात का गिल्ट था कि ये सारी चीजें होने से पहले उसका अपने फादर से झगड़ा हो चुका था और वो लास्ट टाइम अपने फादर को सॉरी भी नहीं बोल पाया। पर अब यहाँ एलिस हैटर को रियलिटी बता रही थी कि तुम्हारे पूरे फैमिली वाले मारे जा चुके हैं जो कभी नहीं आ सकते। ये बातें सुनकर हैटर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और वो तो ये कहने लगा कि तुम रियल वाली एलिस नहीं हो। अगर उसे मेरे इस प्रॉब्लम के बारे में पता चलता तो वो मेरी हेल्प करती और जब तक मैं अपने फैमिली वालों को नहीं देखूंगा तब तक मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकलूंगा। हैटर ने तो अब एलिस को यहाँ से दूर जाने के लिए कह दिया। एलिस के सामने अब व्हाइट क्वीन आ चुकी थी जिसे वो बता रही होती है कि किस तरीके से हैटर पागल हो चुका है और वो अपने मरे हुए फैमिली वालों को देखना चाहता था। तब जाकर व्हाइट क्वीन इसका सॉल्यूशन देती है कि इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है कि तुम्हें पास्ट में जाकर हैटर और उसकी पूरी फैमिली वालों को डेवरवॉकी जैसे शैतान के हमला होने से पहले ही बचाना होगा और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाओगी तो शायद हैटर के फैमिली वाले वापस जिंदा हो सकते थे। लेकिन पास्ट में जाकर इस तरीके से ये काम करना सिर्फ और सिर्फ एलिस ही कर सकती थी, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई भी पास्ट में चला जाता और वो गलती से अपने पास्ट वाले कैरेक्टर को देख लेता तो ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया उस समय खत्म हो जाएगी। लेकिन एलिस तो इस दुनिया की बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जब वो ट्रेवल करते हुए पास्ट में जाएगी तो उसका पुराना वाला कैरेक्टर वहाँ मौजूद ही नहीं होगा, क्योंकि एलिस का तो इस दुनिया में पहले से एग्जिस्टेंस था नहीं। एलिस को भी कहीं ना कहीं ये सारी बातें ठीक लगती हैं, इसीलिए वो व्हाइट क्वीन को फॉलो करते हुए उसके साथ चली जाती है एक बड़ी सी चेम्बर के अंदर। व्हाइट क्वीन तो अब एलिस को एक घड़ी दिखाती है जिसे की चारों तरफ से बांधा गया था। व्हाइट क्वीन तो अब जल्द से जल्द उस अलमीरा को ओपन कर देती है जिसके अंदर एलिस अगले ही मोमेंट में अंदर की तरफ चली गई थी। वो तो अचानक से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पर काफी अच्छी तरीके से मेज बनाए गए थे। उसी जगह के ठीक नीचे एलिस को एक बहुत ही बड़ी घड़ी दिखाई देती है। वो तुरंत ही उस जगह पर चली गई क्योंकि एलिस को पता होता है कि ये जगह टाइम की है। दरअसल इस जगह पर टाइम नाम का एक जादूगर रहता है जिसमें ये एबिलिटी थी कि वो किसी भी इंसान को मार सकता है और उसे जिंदा कर सकता है, लेकिन जब उसका प्रॉपर टाइम आएगा तब। उस टाइम नाम के गॉड के पास तो काफी सारी एबिलिटीज थी इंसानों की जीवन मरण को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अब यहाँ एलिस टाइम के पास पहुंचकर उसे सारी बातें बताती है कि कैसे उसे क्रोमोस्फीयर नाम की एक टाइम मशीन चाहिए जिससे कि वो पास्ट में जाकर अपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। लेकिन यहाँ पर टाइम ने उसे जवाब दिया कि इस तरीके से समय में चेंजेस करना बहुत ही ज्यादा इलीगल होता है और अगर समय रेखा थोड़ा भी यहाँ से वहां हुई तो पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही ज्यादा तबाही होने लग जाएगी। इसीलिए अब टाइम ने एलिस को साफ साफ मना कर दिया था कि वो इस तरीके से टाइम ट्रेवल नहीं कर सकती। एलिस के पास अब कुछ रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा निराश होकर वहां से कहीं दूर जाने लगती है। लेकिन तभी एलिस ने उस जगह पर रेड क्वीन को देखा जिसे कि कई साल पहले वंडरलैंड से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एलिस अब वापस वंडरलैंड में घुस चुकी होती है जिसकी पूरी बॉडी एकदम से कर्स्ड हो चुकी थी। अब हमें पता चला कि टाइम कहीं ना कहीं रेड क्वीन से प्यार करता था, लेकिन रेड क्वीन तो सिर्फ अपने मतलब के लिए उससे प्यार करने का नाटक करती और अब तो वो टाइम के पास आकर क्रोमोस्फीयर नाम की उस टाइम मशीन को देने की मांग करती है, क्योंकि रेड क्वीन पास्ट में जाकर अपनी बहन व्हाइट क्वीन को सजा देना चाहती थी और उसे लग रहा होता है कि पास्ट चेंज हो जाने के कारण उसका करंट पोजीशन भी अपने आप ही चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर टाइम डिसाइडेड रहता है कि वो क्रोमोस्फीयर नाम की उस मशीन को किसी को नहीं देगा। पर अब दूसरी तरफ हमें एलिस दिखाई जाती है जो लगातार ट्रेवल करते हुए उस चैम्बर के अंदर पहुंच चुकी थी जहां पर वो टेलीपोर्टेशन मशीन होती है। एलिस तुरंत ही उस मशीन को वहां से लेकर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अचानक वहां बहुत सारे खतरनाक क्रिएचर्स जमा होने लग जाते हैं जो शायद इस पियर की प्रोटेक्शन किया करते थे। एलिस तो लगातार अपने आप को बचाते जा रही थी और नहीं समझ पा रही थी कि वो उन क्रिएचर्स से बचेगी कैसे। टाइम और रेड क्वीन को भी ये सारी बातें पता चल जाती हैं कि एलिस ने उनकी टाइम मशीन चुरा ली है, इसीलिए वो दोनों लगातार एलिस को पकड़ने के लिए उसके पास बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ एलिस बचकर निकल ही रही थी तभी उसके हाथ से क्रोमोस्फीयर जो कि टाइम मशीन थी वो नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर के अंदर ही वो टाइम मशीन जो काफी छोटी होती है वो अब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी थी, जिसके अंदर एलिस जल्द से जल्द बैठ जाती है और ऊपर की तरफ लिखा था पुल मी। इसीलिए एलिस ने तुरंत ही उस की चेन को पुल कर दिया जिससे कि वो टाइम मशीन एक्टिवेट हो गई थी और वो टेलीपोर्ट होकर कहीं गायब हो जाती है। वो सारे क्रिएचर्स पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कर नहीं पाते। लेकिन यहाँ टाइम काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो तो अपनी मैजिकल शक्तियों की मदद से लगातार एलिस का पीछा करता ही जा रहा था। लेकिन एलिस घने बादलों में टाइम को चकमा देते हुए कहीं
दूर निकल जाती है और अब तो एग्जैक्टली पास्ट के उस समय में आ चुकी थी जहाँ पर उसे आना था। एलिस जो कि पास्ट में पहुंच चुकी थी वो अब डायरेक्टली मिलने चली जाती है हैटर से, लेकिन हैटर तो एलिस को पहचान ही नहीं रहा था क्योंकि ये वो समय होता है जब हैटर एलिस को बिल्कुल भी जानता नहीं था और उनकी मुलाकात नहीं हुई होती। इसीलिए अब एलिस के बार बार याद दिलाने पर ही हैटर उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जब वंडरलैंड के राजा अपनी पूरी गद्दी अपनी बेटी के नाम कर देंगे। उनकी तो बड़ी बेटी वही रेड क्वीन होती है और छोटी बेटी व्हाइट क्वीन थी। राजा ने डिसाइड किया था कि बड़ी होने के कारण रेड क्वीन को ही इस पूरी सत्ता को चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए वंडरलैंड के सारे लोग जमा हो जाते हैं रेड क्वीन को ताज पहनाते हुए देखने के लिए। रेड क्वीन इससे बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और उसके सर पर ताज जैसे ही पहनाया जाता है तब वो तो फिट ही नहीं हो रहा था क्योंकि रेड क्वीन का सर काफी बड़ा होता है। उसके सर पर क्राउन डालने की बहुत कोशिश की गई लेकिन एंड में जाकर वो क्राउन ही टूट जाता है। हैटर भी पीछे ही खड़ा हुआ था जो ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा हंसने लगा क्योंकि उसे ये बात बहुत ही ज्यादा फनी लगती है और अब हैटर का देखकर वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे वो भी हंसने लगे होते हैं। इस बात से रेड क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने अपने सैनिकों से कहा कि तुम इन सभी लोगों के सर काट कर अलग कर दो। जब ये बातें राजा सुनते हैं तो वो अपनी बड़ी बेटी रेड क्वीन के ऊपर गुस्सा करने लगे थे। वो कह रहे होते हैं कि अगर तुम अपने देशवासियों की सुरक्षा नहीं कर सकती और इस तरीके से उन्हें मारना चाहती हो तो तुम ये थ्रोन के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। इसीलिए अब राजा ने बहुत ज्यादा सोच समझकर अपनी छोटी बेटी यानी कि व्हाइट क्वीन को रानी बनाने का डिसाइड कर लिया था। रेड क्वीन को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से नाराज होकर कहीं दूर चली जाती है। उसी जगह पर हैटर के फादर भी मौजूद थे जो उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, सिर्फ तुम्हारे हंसने की वजह से रेड क्वीन को उसकी गद्दी नहीं मिल पाई। हैटर तो सिंपल जवाब देता है कि मुझे उसे देखकर हंसी आ गई क्योंकि रेड क्वीन का चेहरा काफी बड़ा है। हैटर के फादर उसे डांटते जा रहे थे और कहते हैं कि तुम एक लूजर हो, तुम्हें सिर्फ लोगों को दुख देना आता है जो तुम मुझे बचपन से दे रहे हो। ये सारी बातें हैटर को काफी ज्यादा बुरी लगने लग जाती हैं। इसीलिए अब एक समय के बाद हैटर ने डिसाइड किया था कि वो अपनी फैमिली को छोड़ देगा और जाकर वो अपनी अलग ही जिंदगी जिएगा। दरअसल ये वो मोमेंट होता है जब हैटर ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और फ्यूचर में जाकर उसे रिग्रेट होता है कि वो अपने फादर से इस तरीके से बात करके अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर एलिस को सारी बातें तो पता थी, इसीलिए वो जाकर हैटर को समझाने लगती है कि तुम्हें अपनी फैमिली के पास वापस जाना होगा क्योंकि कुछ समय में उनकी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ने वाली है। पर हैटर तो इन सारी चीजों से बिल्कुल भी नहीं मानता और आगे बढ़ने लगता है। हैटर के जाने के बाद एलिस उसके फादर से आकर मिलती है और उन्हें भी समझाती है। उस जगह पर अब व्हाइट क्वीन भी आ गई थी जो कि एलिस को बताती है कि मेरी बहन पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। एक दुखद दुर्घटना के कारण मेरी बहन का सर किसी चीज से बहुत जोर से टकराया था और उससे रेड क्वीन का मानसिक संतुलन काफी बिगड़ गया और उसका सर भी काफी बड़ा हो गया था। यही रीजन होता है कि वो आज इतनी चिड़चिड़ी और बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो चुकी है। अब यहाँ एलिस को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। उसने ये सोचा कि अगर वो पास्ट में जाकर रेड क्वीन को गिरने से बचा ले जिससे कि उसे कोई चोट नहीं लगेगी और उसका सर बड़ा नहीं होगा, वो ना तो डेवरवॉकी नाम के शैतान को बुलाएगी और ना ही हैटर के पेरेंट्स मारे जाएंगे। यही सारी चीजें अब ध्यान में रखकर एलिस निकल पड़ती है अपने टाइम मशीन से पास्ट की तरफ। वो उस समय में पहुंच गई थी जब रेड क्वीन छोटी होती है और वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन एलिस जितनी भी कोशिश कर ली थी वो उसे बचा नहीं पाती गिरने से, यानी कि रेड क्वीन का सर आगे चलकर बड़ा और खतरनाक हो ही जाएगा। तब जाकर एलिस को एक बात याद आती है जिसे कि टाइम ने कहा था, हाँ तुम उससे सीख कर अपने फ्यूचर में अप्लाई जरूर कर सकते हो। अब ये चीजें जैसे ही टाइम को पता चली इसीलिए वो एलिस के पास आ गया था अपना टाइम मशीन वापस लेने के लिए, क्योंकि एलिस टाइम लाइन में काफी डिस्टर्बेंस पैदा कर रही थी। अब टाइम जब उसके ठीक सामने होता है तो एलिस ने साइड में एक मिरर को देखा। ये मिरर वही होता है जिससे कि एलिस वंडरलैंड में वापस आई थी। अब टाइम से बचने के लिए वो तुरंत ही मिरर के अंदर वापस चली जाती है जिससे कि वो रियलिटी की दुनिया में पहुंच गई थी। एलिस जब अपनी रियलिटी वाली दुनिया में आकर आंखें खोलती है तब वो एक मेंटल असाइलम में मौजूद होती है क्योंकि सभी को लग रहा था कि उसका दिमाग खराब हो चुका है। इसीलिए एलिस अब बहुत ही ज्यादा डरने लगी और वो तुरंत ही वहां से भाग जाती है। दरअसल एलिस ने रियलिटी की दुनिया में आने का इसीलिए डिसाइड किया क्योंकि टाइम इस दुनिया में नहीं आ सकता, उसे तो सिर्फ वंडरलैंड की चीजों पर ही कंट्रोल है। एलिस अब सीधा उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो मिरर था जिसकी मदद से वो वंडरलैंड की दुनिया में वापस चली गई थी। उसके पास अभी भी टाइम मशीन होती है जिससे कि अब वो पास्ट में जाने लगी उस समय में जब डेवरवॉकी नाम का एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन चारों तरफ हमला कर रहा था और यहाँ पर एलिस चाहती थी कि वो उस ड्रैगन से हैटर के सारे फैमिली मेंबर्स को मरने से बचा ले। वो तो पास्ट के उस समय में पहुंच भी गई होती है जहाँ पर ड्रैगन चारों तरफ तबाही मचाकर खत्म कर रहा था। हैटर के पेरेंट्स तो एक जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं जिनकी जान खतरे में थी। उस ड्रैगन को और कोई नहीं बल्कि रेड क्वीन ही कंट्रोल कर रही होती है क्योंकि उसे सिंहासन नहीं मिला। हालांकि काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी एलिस उस ड्रैगन को रोकने में
नाकामयाब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सच्चाई पता चली कि रेड क्वीन ने कभी भी हैटर के पेरेंट्स को मारा ही नहीं था, वो तो सिर्फ उन्हें कैद करके अपने पास रख लेती है। और ये बातें अब एलिस को पता चल चुकी थी, इसीलिए वो वंडरलैंड के प्रेजेंट वाले टाइम में आ जाती है, क्योंकि उसे हैटर को सारी बातें बतानी है कि उसके पेरेंट्स मरे नहीं है बल्कि वो रेड क्वीन के कब्जे में मौजूद हैं। पर एलिस जैसे ही हैटर के कमरे में आती है तो उसके सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा मायूस वे में बैठे हुए थे और वो बता रहे होते हैं कि हैटर काफी गहरी नींद में चला गया है जो अब कभी नहीं उठेगा। एलिस बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि आखिर अब वो क्या करे। एलिस को साइड में रखा हुआ हैटर का वही छोटा सा हैट मिलता है जिसे कि वो जंगल के अंदर से मिला था, और तब जाकर एलिस को उस छोटे से हैट का मतलब समझता है, क्योंकि वो हैट पहली बार हैटर ने ही बनाया था। लेकिन ये हैट इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए हैटर जब अपने फादर को दिखाने गया तो उसके फादर ने हैटर का काफी मजाक उड़ाया और यहाँ से जाने के लिए कहा। हैटर इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो चुका था और इसी बात का दुख उसे आज तक भी है। लेकिन हैटर के फादर उसकी मेहनत को जानते थे, इसीलिए उन्होंने वो छोटी सी हैट अपने पास रख ली थी। और जब इतने सालों बाद हैटर को वो हैट फिर से मिली तो उसके अंदर होप आ गई थी कि उसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं। लेकिन यहाँ एलिस अब उस हैट को हैटर के ऊपर रखकर उसे भरोसा दिलाती है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को बचा लेंगे, क्योंकि वो अभी तक मरे नहीं है बल्कि कैद किए गए हैं। एलिस की इतनी अच्छी फीलिंग्स वाली बातें सुनकर हैटर धीरे धीरे होश में आने लगता है और वो कह रहा था कि तुम ही मेरी असली एलिस हो, चलो हम जाकर अपने पेरेंट्स को बचा लेते हैं। हैटर के अंदर तो एलिस की वजह से काफी ज्यादा जोश भर चुका था। अब यहाँ रेड क्वीन के पास टाइम आ जाता है जो उसे सारी चीजें बताने लगा था कि कैसे एलिस के पास टाइम मशीन है और वो तुम्हारे पास आना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि हैटर के पेरेंट्स को तुमने ही छुपाया है। एलिस तुम्हारी दुश्मन है और तुम्हें चोट पहुंचाने की जरूर कोशिश करेगी। और यहाँ पर टाइम रेड क्वीन से चाहता था कि तुम किसी भी तरीके से एलिस को पकड़कर मुझे दे दो, क्योंकि मुझे वो टाइम मशीन चाहिए। रेड क्वीन को ये सारी बातें पता चल जाती है, लेकिन उसने अपने सैनिकों से बोलकर टाइम को ही बंदी बना लिया था, क्योंकि रेड क्वीन को पता होता है कि वो लोग कहाँ पर आएंगे और उससे भी टाइम मशीन की जरूरत थी। इसीलिए फिलहाल के लिए रेड क्वीन एलिस के ही आने का वेट करने लग जाती है। वहीं अब वंडरलैंड के फॉरेस्ट के अंदर हैटर, व्हाइट प्रिंसेस और एलिस लगातार ट्रेवल करते हुए महल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ये एक बहुत ही बड़ा महल होता है जहाँ रेड क्वीन रहा करती थी, तो इसीलिए एलिस, हैटर, व्हाइट क्वीन वहां पर पहुंचने के बाद महल के अंदर घुसने लग जाते हैं। उस महल में काफी अजीब तरीके के जानवर और इंसेक्ट्स मौजूद थे जिनके ऊपर लग रहा था कि काला जादू किया गया है, जिनका साइज पहले से काफी बड़ा और हाइब्रिड लग रहा था। लेकिन यहाँ पर उनके चारों तरफ ढूंढने के बाद उन्हें महल में कोई दिखाई ही नहीं देता, जैसे लग रहा था कि ये पूरा महल सिर्फ उन लोगों के लिए खाली किया गया है। हैटर और एलिस तो उस पूरी जगह पर कुछ क्लूज ढूंढने लग जाते हैं जिससे कि हैटर अपने पेरेंट्स को ढूंढ सके। पर तभी अचानक हैटर को एक छोटे से बॉक्स में जिसमें काफी सारी सैंड्स रखी गई थी, उसमें एक हैट का सिंबल बनता हुआ दिखाई देता है। हैटर जब उस मिरर वाले बॉक्स के काफी पास जाकर देखता है तब उसे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर तो उसके पेरेंट्स मौजूद हैं, जिन्हें कि रेड क्वीन ने अपने काले जादू की मदद से काफी छोटा करके यहाँ कैद कर दिया था। हैटर अपने पेरेंट्स को इतने सालों बाद देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अभी उन्हें बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन अगले ही मोमेंट में महल के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही बंद होने लगे थे, क्योंकि उस जगह पर अब रेड क्वीन आ चुकी थी और ये उसका पूरा प्लान होता है एलिस और हैटर को यहाँ पर फंसाने का। रेड क्वीन तो अपने शैतानी लोगों के साथ आकर सभी को वहाँ पर बंदी बना लेती है और अब रेड क्वीन ने वो टाइम मशीन भी ले ली थी जो कि एलिस के पास मौजूद होती है। रेड क्वीन ने टाइम मशीन को तुरंत ही ऑन किया और अपनी छोटी बहन व्हाइट क्वीन को लेकर उसके अंदर चली गई थी। वो तो लगातार पास्ट के उस समय में चली जाती है जब वो दोनों बहनें काफी ज्यादा छोटी हुआ करती थी। यहाँ पर रेड क्वीन व्हाइट क्वीन को वो सारे सिनेरियो दिखाती है कि उसे चोट कैसे लगी और उसका रीजन क्या था। दरअसल यहाँ पर बात ये होती है कि जब व्हाइट क्वीन छोटी थी तो उसने अपने मदर के मना करने के बावजूद भी एक छोटा सा केक खा लिया था, और जब उनकी मदर कमरे में आ रही थी तो व्हाइट क्वीन ने अपने आप को बचाने के लिए वो केक का टुकड़ा रेड क्वीन के बेड के पास फेंक दिया था। अब यहाँ उनकी मदर को लगने लगा कि ये सारा केक रेड क्वीन ने खाया है, जिस वजह से वो रेड क्वीन को काफी ज्यादा डांटने लगी थी और चिल्ला भी रही थी। ये वही समय होता है जब छोटी वाली रेड क्वीन काफी नाराज होकर घर से भागने लगेगी और फिर भागते हुए उसका सर जमीन से टकरा जाएगा। लेकिन ऐसा होने से पहले फ्यूचर से आई हुई वो बड़ी वाली रेड क्वीन सामने आ जाती है और कहती है कि ये केक रेड क्वीन ने नहीं खाया बल्कि व्हाइट क्वीन की गलती है। अब जैसे ही फ्यूचर वाली रेड क्वीन और पास्ट वाली रेड क्वीन एक दूसरे को देखते हैं तभी एक टाइम डायलेशन क्रिएट हो जाता है, जिससे कि दोनों ही एकदम पत्थर की बनने लगती हैं, क्योंकि टाइम ने ऐसा कहा था कि फ्यूचर वर्जन और पास्ट वर्जन अगर एक दूसरे के सामने आ जाएगा तो ये सारा वंडरलैंड खत्म होने लगेगा। और अब धीरे धीरे चारों तरफ ऐसा ही होने लगता है। वहाँ मौजूद जितने भी लोग मौजूद थे वो इसी डायलेशन
मशीन के कंट्रोल में आ जाते हैं और वो पत्थर के अंदर कन्वर्ट होने लगे थे। लेकिन सही समय पर वहाँ एलिस और हैटर भी आ जाते हैं टाइम मशीन की मदद से, जिन्होंने देखा कि रेड क्वीन की वजह से अब ये पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो रही है। इसीलिए वो दोनों बिना कुछ देरी किए व्हाइट क्वीन और रेड क्वीन को अपनी टाइम मशीन में बिठाकर वापस प्रेजेंट टाइम में आने लगते हैं। वो जब टाइम मशीन के पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो रही थी, क्योंकि ये पूरा समय का साइकिल इसी तरीके से काम करता है। देखते ही देखते पूरा पत्थर बनने का प्रोसेस उनके टाइम मशीन पर भी हावी हो जाता है और यहाँ एलिस को छोड़कर बाकी सारे लोग पत्थर में कन्वर्ट हो ही गए थे। एलिस अब कैसे भी वंडरलैंड के प्रेजेंट टाइम में तो पहुंच गई थी, लेकिन अब वो टाइम मशीन को छोटा करके लगातार उस जगह पर भाग रही होती है जहाँ से उसने टाइम मशीन को क्रोमोस्फीयर से निकाला था। एलिस को ये बात का आइडिया होता है कि अगर वो स्पेसशिप को उस जगह पर वापस रख देगी तो ये पूरा वंडरलैंड खत्म होने से बच सकता था। एलिस लगातार उस जगह की तरफ भागती रहती है क्योंकि उसके पास समय ही कम बचता है और ठीक उसके पीछे सारी चीजें पत्थर की बनती जा रही थी और उसकी भी जान खतरे में होती है। लेकिन यहाँ काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी एलिस की बॉडी पत्थर में कन्वर्ट होने लगी। हालांकि वो टाइम मशीन को उस जगह पर रखने के काफी ज्यादा क्लोज होती है, पर शायद यहाँ पर देर हो गई और वो पूरी तरीके से पत्थर में कन्वर्ट हो गई। पूरा का पूरा वंडरलैंड जिसके अंदर जितने भी जीव जंतु रहा करते थे सब के सब इस तरीके से स्टिल हो जाते हैं और पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी टाइम मशीन के अंदर से एक छोटा सा स्पार्क निकल रहा था और अब धीरे धीरे टाइम मशीन क्रोमोस्फीयर से कनेक्ट होता चला जाता है। थोड़ी देर के अंदर ही टाइम मशीन क्रोमोस्फीयर से कनेक्ट हो चुकी थी और वो पूरी तरीके से वंडरलैंड को फिर से नॉर्मल करने लगती है। दरअसल बात ये हुई कि पत्थर बनने से पहले एलिस ने टाइम मशीन को प्रॉपर उसी जगह पर रख दिया था जहाँ उसका रेंज होता है और अब देखते ही देखते सारी चीजें जो पत्थर में कन्वर्ट हुई थी वो नॉर्मल होने लगती हैं। सभी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं इन सारी चीजों को देखकर। यहाँ पर व्हाइट क्वीन अब अपनी बड़ी बहन रेड क्वीन से माफी मांग रही होती है, क्योंकि व्हाइट क्वीन को पता चल चुका था कि अगर बचपन में उसने मॉम से झूठ नहीं बोला होता तो आपकी ये हालत बिल्कुल नहीं होती। व्हाइट क्वीन तो अपनी बड़ी बहन से कहती है कि मैं आपकी गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे आप पे बहुत ज्यादा प्राउड है कि आपने ये सारी चीजें होने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं कहा। इस बात से रेड क्वीन का दिल पिघल जाता है और उसने तो अपनी छोटी बहन व्हाइट क्वीन को गले लगा लिया था और कह रही थी कि मैं यही चाहती थी कि तुम मुझसे माफी मांगो। जिसके बाद दोनों बहनों के बीच सारी चीजें सॉल्व हो चुकी होती हैं। हैटर के भी सारे पेरेंट्स जो छोटे होते हैं वो भी अब नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। हैटर के फादर तो अपने बेटे से कह रहे थे कि मुझे तुम पर प्राउड फील हो रहा है। इस बात से हैटर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हैटर तो सीधा अब एलिस के पास आ गया था जो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। लेकिन फिर हैटर को रियलाइज हुआ कि जिस तरीके से मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता, इसी तरीके से एलिस जो इंसानों की दुनिया से बिलोंग करती है वो अपने फैमिली के बिना नहीं रह सकती। यानी कि अंत में एलिस को ये दुनिया छोड़कर जाना ही होगा। एलिस भी पूरी तरीके से मजबूर थी और थोड़े ही समय में एलिस उस मिरर से होते हुए अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। यहाँ अब इंसानों की दुनिया में हमें पता चला कि एलिस की मदर लगातार साइन करने जा रही है उन पेपर के ऊपर, जिसके बाद एलिस के फादर की वो बहुत ही बड़ी नाव हेक्टर के नाम पर हो जाएगी और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हेक्टर उनका ये पूरा घर ही ले लेगा। इसीलिए एलिस की मदर एकदम से मजबूर हो जाती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ एलिस आकर उन्हें कह रही थी कि तुम्हें साइन करने की कोई जरूरत नहीं, नाव तो हम बाद में भी खरीद लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। एलिस ने कहा कि भले ही मैं कोई भी पास्ट चेंज नहीं कर पाई, लेकिन मुझे पास्ट से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिली हैं। उसमें मुझे पता चला है कि अपने फैमिली मेंबर्स को किसी भी कीमत पर छोड़ना बहुत ही बड़ा जुर्म है और इसका एहसास हमें उनके जाने के बाद पता चलता है। अब ये सारी चीजें बोलने पर एलिस की मदर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रही थी। उसने तो हेक्टर को कहा कि मैं इस पेपर पे साइन नहीं करूंगी, तुम्हें हमारा पैलेस चाहिए तो तुम अपने पास रखो। और अब एलिस की मदर उसे लेकर कहीं दूर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि एलिस अब अपनी मदर के साथ उसी शिप के ऊपर बैठकर एक नए सफर पर जा रही है, यानी कि उसकी मदर ने भी एलिस को ज्वाइन कर लिया है और अब देखते ही देखते वो अपना सफर बिगिन करने वाले होते हैं, जिसके साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।